हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। मेरा नाम अंकित है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात कुछ साल पहले की है। मैं तब राजस्थान में अपने मामा के घर पर रहता था। उन दिनों गर्मियों के दिन थे जब एक रात मैं मामा के घर पर छत पर चारपाई पर लेटा हुआ था और अपने फोन पर हनी सिंह के गाने सुन रहा था। और गाने गुनगुनाते हुए मैं फुल मस्ती में था। और तभी मेरी मामी ने मुझे नीचे घर पर बुलाया। तो जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि अंकित, तुम्हारे मामा खेत में हैं और अभी मेरी उनसे फोन पर बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि आज रात मैं खेत पर ही सोऊंगा। और फिर आगे मामी ने कहा कि अंकित, मैंने तुम्हारे मामा के लिए खाना पैक कर दिया है, तुम खेत जाकर मामा को खाना दे आओ। मामी की बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप मुझे खाने का टिफिन दे दो, मैं खेत जाकर मामा को खाना देकर आता हूँ। फिर मामी से खाने का टिफिन लेकर मैं मामा को खाना देने के लिए घर से खेत के लिए निकला। रास्ते पर जाते हुए मैं हनी सिंह का गाना गुनगुनाते हुए खेत की तरफ बढ़ रहा था। फिर कुछ ही देर में आगे बढ़ते हुए मैं खेत खलियानों के बीच पहुंच चुका था और कुछ ही देर में मैं मामा के खेत में पहुंचने वाला था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे मेरे साथ साथ चल रहा है। तो मेरे पीछे कौन है वो देखने के लिए मैं पीछे पलटा ही था कि तभी किसी अदृश्य चीज ने मुझे जोर का धक्का दिया और मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। और झटके से गिरने की वजह से खाने का टिफिन वहीं खुल गया और सारा खाना खेत में बिखर गया। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर खुद को संभालते हुए मैं उठकर खड़ा ही हुआ था कि तभी मेरी नज़र जंगल झाड़ियों की तरफ पड़ी। वहां कोई खड़ा था, मगर अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने उसे आवाज देकर पूछा कि कौन है झाड़ियों के पास। मेरे इतना बोलते ही वो जो कोई भी था वो एकाएक मेरी तरफ बढ़ने लगा। और ये जानने के लिए कि वो कौन है मैं भी उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि मेरी तरफ बढ़ता हुआ वो जो कोई भी था उसकी आंखें चमक रही थी, बिल्कुल किसी लाल बल्ब की तरह। वो देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरी तरफ बढ़ रहा वो जो कोई भी है वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बुरी आत्मा है। वो समझना ही था कि तभी मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। और भागते हुए मैं कुछ दूर आगे निकला ही था कि तभी अचानक वो साया मेरे सामने आ गया। और तब उसकी चमकती लाल सुर्ख आंखों को देखकर मेरी जान हलक में अटक गई और मेरा पूरा शरीर पसीने से तार तार हो गया। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ सोच समझ पाता कि तभी एक झटके से उस साये ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर ऊपर हवा में टांग दिया। और मैं चीखे मारता हुआ मामा को मेरी मदद के लिए बुलाने लगा। उस साये ने मेरी गर्दन को इस कदर जकड़ रखा था कि कुछ ही देर में मेरा दम घुटने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन फिर
एक आखिरी मर्तबा मैंने जोर की चीख मारी और फिर इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तब मैं घर पर था और मामा मामी मेरे पास बैठे हुए थे। और तब मामा को देखकर मैंने घबराकर मामा का हाथ पकड़ लिया और मैं जोरों से रोने बिलखने लगा। और फिर मामा ने मुझे संभालते हुए मुझसे कहा कि डरो मत, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए गांव के भगत से ये ताबीज बनवाया है। मामा की बात सुनकर मैंने अपनी गर्दन पर हाथ रखा तो मेरे गले में एक ताबीज पड़ा हुआ था। फिर मामा के पूछने पर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बातें सुनकर एक पल के लिए मामा भी सकते में आ गए और फिर मेरे पूछने पर मामा ने बताया कि तुम्हारी चीखें सुनकर मैंने अपना कुदाल लिया और भागते हुए जब मैं तुम्हारे पास पहुंचा तो तुम मुझे झाड़ियों के बीच बेहोश पड़े मिले। और फिर आगे मामा ने कहा कि जब मैं तुम्हें लेकर भगत के पास पहुंचा तो भगत ने कहा कि आपका भांजा एक प्रेत के साए की चपेट में आ गया है। वो तो शुक्र है कि इसके पास जाते वक्त आपके हाथ में कुदाल था, वरना वो प्रेत आपको भी अपनी चपेट में ले लेता। भगत की बात सुनकर मामा के भी रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भगत ने कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है। और फिर भगत ने मामा को 3 ताबीज दिए, एक मेरे और एक मामा और एक मेरी मामी के लिए। दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम मौलिक है। ये मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी से ही पता चली है। खैर, आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, मगर आज भी उनकी बताई इस कहानी को याद करके मेरा दिल दहल उठता है। ये बात तकरीबन 50 साल पहले की है। उन दिनों मेरे दादाजी के पास बैलगाड़ी हुआ करती थी और वो अपनी बैलगाड़ी पर सामान ढोने का काम किया करते थे। ऐसे ही एक रोज दादाजी से मिलने दादाजी के गांव का ही एक आदमी जिसका नाम उदयभान था, वो दादाजी से मिलने दादाजी के घर पर आया। उसका कुछ सामान था जो उसे दूर गांव उसकी मौसी के घर भेजना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दादाजी बैलगाड़ी से सामान ढोने का काम करते थे, तो उन्होंने उदयभान का सामान उसकी मौसी के घर ले जाने के लिए हाँ कह दिया। और अगले ही दिन दादाजी उदयभान के घर अपनी बैलगाड़ी लेकर पहुंचे और फिर उदयभान के घर से सामान बैलगाड़ी में लादकर दादाजी उदयभान की मौसी के घर के लिए निकले। रास्ते पर जाते हुए दादाजी ने बाजार से अपने लिए गुड़धनिया खरीद लिया और फिर दादाजी रास्ते पर आगे बढ़ गए। उस जमाने में ज्यादातर रास्ते कच्चे हुआ करते थे, तो जिस रास्ते से दादाजी उदयभान की मौसी के घर जा रहे थे वो रास्ता कच्चा होने के साथ साथ काफी ऊबड़ खाबड़ भी था। इसीलिए तकरीबन आधा सफर तय करने के बाद दादाजी बेहद थक चुके थे। दादाजी के मुताबिक उस वक्त वो जिस जगह पर थे वहां रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था। दादाजी थकान दूर करने के लिए कुछ दूर वहीं जंगल झाड़ियों के बीच रुक गए। दादाजी के मुताबिक उस वक्त दोपहर के 2:30-3 बजे का वक्त हो रहा होगा जब दादाजी वहीं जंगल झाड़ियों के बीच अपने झोले से गुड़धनिया निकालकर खाने लगे और गुड़धनिया खाते हुए
दादाजी बैलगाड़ी लेकर रास्ते पर आगे बढ़ गए। लेकिन दादाजी बैलगाड़ी लेकर कुछ दूर आगे पहुंचे ही थे कि तभी अचानक बैलगाड़ी खींच रहे बैल एकाएक भड़क उठे और अजीबोगरीब तरीके से रास्ते पर पीछे हटने लगे। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि दादाजी को कुछ समझ नहीं आया। फिर बैलगाड़ी को संभालते हुए दादाजी चारों तरफ देखने लगे कि आखिर किस चीज को देखकर बैल सकपकाकर भड़क गए हैं। दादाजी इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी उनकी नजर सामने एक पेड़ पर पड़ी और तब दादाजी ने जो देखा वो देखकर दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी ने देखा कि सामने पेड़ की एक डाली पर एक अजीब सा जीव बैठा हुआ था, जो दिखने में तो इंसानों जैसा था, मगर उसके शरीर पर बेहद ही बड़े बाल थे और उसके दांत बड़े और नुकीले थे और उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। और तो और उसकी आंखें सफेद थी, बिल्कुल किसी सफेद खोपड़ी की तरह। वो देखकर दादाजी की जान हलक में अटक गई और इससे पहले कि दादाजी कुछ सोच समझ पाते कि तभी एकाएक वो प्रेत दादाजी के सामने आ गया और अगले ही पल उसने दादाजी की गर्दन पकड़ ली और दादाजी को उठाकर बैलगाड़ी से बाहर फेंक दिया और जमीन पर गिरते ही दादाजी की मरणतौल चीख निकल गई और दर्द से कराहते हुए दादाजी ने जो देखा वो देखकर दादाजी का शरीर पसीने से तार तार हो गया। दादाजी के देखते ही देखते उस प्रेत ने बैलों को चीर फाड़ डाला और उनकी चर्बी को नोच नोच कर खाने लगा। दोस्तों, उस वक्त दादाजी की क्या हालत थी वो आप समझ सकते हैं। दादाजी की मौत उनके सामने थी और इससे पहले कि दादाजी कुछ कर पाते कि तभी वो प्रेत दिल दहला देने वाली आवाजें निकालता हुआ दादाजी की तरफ बढ़ने लगा। वो देखकर दादाजी को पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने पूरी जान लगाकर अपने चारों तरफ बिखरी सूखी घास को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अगले ही पल दादाजी ने अपनी जेब से माचिस निकाली और उस सूखी घास में आग लगा दी और फिर उस जलती हुई घास को हाथ में उठाकर दादाजी भगवान के नाम का जयकारा लगाते हुए उस प्रेत की तरफ बेखौफ होकर बढ़ने लगे। वो देखकर एकाएक वो प्रेत पीछे हटने लगा और फिर उस प्रेत ने दादाजी से कहा कि आज तो तू बच गया, मगर मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा और तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। और फिर देखते ही देखते वो प्रेत दादाजी की आंखों के सामने से ओझल हो गया और उस प्रेत के जाते ही दादाजी वहां से भाग निकले और घर पहुंचकर ही उन्होंने चैन की सांस ली। और फिर इस घटना के कई सालों बाद तक दादाजी खौफ में थे कि कहीं उस प्रेत से उनका दोबारा सामना न हो जाए। लेकिन फिर कभी दोबारा दादाजी का सामना उस प्रेत से नहीं हुआ। खैर, आज तो दादाजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साथ घटी ये घटना आज भी हम सबके दिलों में खौफ पैदा कर देती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम कौशल चौधरी है। ये मेरी बहन के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात कुछ साल पहले की है। उन दिनों सर्दियों के दिन थे और मैं और मेरी बहन हमारे नाना नानी के गांव में थे। मेरी बहन बचपन से ही बहुत शरारती थी और उसे लोगों को तंग करने का बहुत ही मज़ा आता था। मगर उसे क्या पता था
कि उसकी इसी हरकत की वजह से एक दिन वो खबीस के साए की चपेट में आ जाएगी। खैर, अब मैं आप सबको पूरी बात बताता हूँ। उस दिन शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे जब मैं और मेरी बहन हमारी नानी के साथ बैठकर चूल्हे पर जलती हुई आग में हाथ सेक रहे थे। दरअसल उस दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और घर से बाहर तो चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। तो हम सब चूल्हे के करीब बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। हम बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तो नानी ने मेरी बहन से कहा कि जाके दरवाजा खोल, तेरे नाना ही आए होंगे। फिर जब मेरी बहन ने दरवाजा खोला तो घर के बाहर कोई भिखारी आया हुआ था और वो भिखारी मेरी बहन से खाना मांगने लगा। मगर मेरी बहन उस भिखारी को खाना देने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगी और उसने घर पर रखा हुआ कचरा उस भिखारी के ऊपर फेंक दिया। मैं और नानी घर के रसोई घर में बैठे हुए थे और बाहर दरवाजे पर क्या हो रहा है हम इस बात से बेखबर थे। लेकिन जब मेरी बहन ने उस भिखारी के ऊपर कचरा फेंका तो उस भिखारी ने मेरी बहन की गर्दन पकड़ ली और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाने लगा, जिस पर मेरी बहन जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। और मेरी बहन की चीखें सुनकर मैं और नानी भागते हुए घर के बाहर निकले। बाहर उस भिखारी को मेरी बहन को घसीटते हुए ले जाता देखकर मैं उस भिखारी पर चिल्लाता हुआ उसकी तरफ भागा और तब मुझे अपनी तरफ आता देखकर वो भिखारी एकाएक अपने असली रूप में आ गया। और तब उस खबीस की लाल सुर्ख आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और इससे पहले कि मैं कुछ सोच समझ पाता कि तभी उस खबीस ने मेरी बहन को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अगले ही पल वो खबीस हवा में गायब हो गया। और उस खबीस के जाते ही मैं और नानी भागकर मेरी बहन के पास पहुंचे। जमीन पर सर के बल गिरने से मेरी बहन बेहोश हो चुकी थी और जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। फिर मेरी बहन को उठाकर मैं घर के अंदर ले गया और फिर लगभग 5 घंटे बाद जब मेरी बहन को होश आया तो वो जोर जोर से रोने बिलखने लगी। दरअसल उस घटना से मेरी बहन गहरे सदमे में चली गई थी। खैर, फिर मैंने और नानी ने मेरी बहन को संभाला और फिर नानी के पूछने पर मेरी बहन ने हमें पूरी बात बताई। मेरी बहन की बात सुनकर एक तरफ तो हमें बेहद गुस्सा आया क्योंकि उसने बेवजह उस भूखे खबीस पर कचरा फेंका था, मगर उसे नादान समझकर हमने उसे कुछ नहीं कहा। दरअसल मैं आपको बताना ही भूल गया कि उस समय मेरी बहन महज 7 साल की थी और इस उम्र में बच्चे वैसे भी शरारती होते हैं। खैर, आज इस घटना को हुए कई साल बीत चुके हैं और अब मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये थी मेरी बहन के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम विनय चौहान है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 2.5 साल पहले की है। मैं राजस्थान के बीकानेर रेलवे स्टेशन से रात 7:30 बजे की ट्रेन से दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकला था। मुझे तकरीबन 450 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना था। पहले तो सब कुछ ठीक था। मैं ट्रेन की बोगी में आराम से अपनी बर्थ पर बैठा हुआ था। मेरे हिसाब से
उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। जब मुझे तेज टॉयलेट आई तो मैं अपनी बर्थ से उठकर टॉयलेट के लिए गया। बोगी पर इक्का दुग्गा लोगों को छोड़कर बाकी सारे पैसेंजर्स सो चुके थे। खैर, जब मैं टॉयलेट करके वापस अपनी बर्थ पर जा रहा था तो मैंने देखा बोगी के गेट के पास एक आदमी खड़ा था। यकीन मानो, उस आदमी में से सर फाड़ देने वाली गंध आ रही थी। खैर, मैंने ज्यादा उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी बर्थ की तरफ जा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने मुझे पीछे से आवाज दी। हैरानी की बात यह थी कि उसने मेरे नाम से मुझे आवाज दी थी। मैं पीछे पलटकर उससे ये पूछने ही वाला था कि आपको मेरा नाम कैसे पता, कि तभी वो आदमी बोला कि एक बीड़ी दे दे। और तो और इतना बोलकर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं 2 कदम पीछे हटते हुए बोला कि माफ करना भाई, पर तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। मैं इतना बोला ही था कि तभी वो आदमी आग बबूला हो गया और गुस्से से जानवरों की तरह गुर्राते हुए मेरी तरफ आया और एक झटके से उस आदमी ने मेरी गर्दन पकड़ ली और अगले ही पल वो आदमी अपने असली रूप में आ गया। और तब उस नरभक्षी शैतान को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस शैतान की आंखें चमक रही थी, बिल्कुल किसी सफेद बल्ब की तरह। और तो और उस शैतान के दांत बेहद ही बड़े और नुकीले थे और उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। उस नरभक्षी शैतान को देखकर मेरी मरण तौल चीख निकल गई। और फिर इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मैं बेहोश हो चुका था और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं टॉयलेट के करीब जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था और मेरे शरीर पर जगह जगह पर काटे जाने के निशान बने हुए थे और मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ था। दर्द से कराहते हुए मैं जैसे तैसे अपनी बर्थ पर पहुंचा। आसपास की बर्थ पर बैठे लोग सिर्फ मुझे घूर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद करने के बारे में नहीं सोचा। उस दिन मुझे एक और सबक सीखने को मिला कि दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है। उस रात मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, मगर इस घटना के कुछ टाइम बाद मैं एक पहुंचे हुए मौलवी साहब से मिला तो मैंने उन्हें इस घटना के बारे में बताया। तो मौलवी साहब ने कहा कि वो बहुत ही शक्तिशाली रूह थी, मगर तेरे सितारे अच्छे थे जो तू उस बला से जिंदा बचकर निकल आया, वरना उस रूह ने तेरे जैसे कई मुसाफिरों को अपना शिकार बनाया है। मौलवी साहब की बात सुनकर मैं सहम सा गया। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं आज तक किसी सफर के बारे में सोचकर ही खौफ ज़दा हो जाता हूं, लेकिन एक बात की तसल्ली भी है कि आज मैं जिंदा हूं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम कुमार साहू है। ये मेरे और मेरे दोस्त मनोज के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 4 साल पहले की है। मैं और मनोज काम की तलाश में हैदराबाद गए हुए थे और खुशकिस्मती से वहां हम दोनों को एक ही फैक्ट्री में काम मिल गया। हमने फैक्ट्री के पास में ही एक कमरा किराए पर ले लिया और हम दोनों एक ही कमरे में साथ साथ रहने लगे। उस कमरे में हमारी पहली रात पर तो सब कुछ ठीक रहा, मगर अगले दिन जब मैं और मनोज फैक्ट्री पर ड्यूटी खत्म करके शाम तकरीबन 6:30 बजे वापस आ रहे थे, तभी रास्ते पर
पैदल चलते हुए रास्ते के बीचों बीच एक मिट्टी का मटका रखा हुआ था, जिसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। जब मैंने और मनोज ने वो मटका देखा तो मनोज ने मुझसे कहा, देख यार, कौन पागल बीच रास्ते पर ये मटका रख गया है। और इतना बोलकर उसने उस मटके पर जोर से लात मारकर उसे रास्ते से किनारे कर दिया। लेकिन रास्ते के किनारे तेजी से जाते हुए वो मटका रास्ते के किनारे पड़े एक पत्थर से टकरा गया और टूटकर दो हिस्सों में अलग हो गया। और तब हमने जो देखा वो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उस मटके के फूटने पर उसके अंदर रखा सारा सामान रास्ते के किनारे फैल गया, जिसमें से कुछ हड्डियां थी और कुछ लाल मिर्च के साथ साथ 4-5 नींबू पड़े हुए थे। साथ ही वो नींबू अजीब ढंग से बिल्कुल काले पड़ चुके थे। हम दोनों वहीं खड़े थे और ये सब देख ही रहे थे कि तभी हमारे देखते ही देखते उन नींबू मिर्ची ने एकाएक ही आग पकड़ ली और साथ ही चारों तरफ उन नींबू मिर्ची से धुआं फैलने लगा। वो देखकर हम दोनों इतना डर गए कि बिना एक दूसरे से कुछ बोले ही जोर से भागे और तब तक नहीं रुके जब तक कि दोनों अपने कमरे तक नहीं पहुंच गए। और फिर मैंने हांफते हुए गुस्से से मनोज से कहा कि यार, तुझे उस मटके पर लात मारने की क्या जरूरत थी। जिस पर मनोज कुछ बोला तो नहीं, मगर उसके चेहरे को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि ये बेहद ही खौफजदा है। खैर, फिर हम दोनों ने उस बात को भुला देना ही बेहतर समझा और खाना पीना खाकर हम दोनों सो गए। और फिर सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मनोज कमरे में नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद वो फैक्ट्री के लिए निकल गया होगा। दरअसल वैसे तो हम दोनों साथ ही फैक्ट्री के लिए निकलते थे, मगर इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं फटाफट तैयार होकर फैक्ट्री के लिए निकला। फैक्ट्री जाते हुए जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर कल शाम वो मटके वाला मामला हुआ था, तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर कई सारे लोगों की भीड़ जमा थी। वो देखकर मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, पर एक अजीब सा डर मेरे तन बदन में दौड़ गया। और फिर मैं भागते हुए जब भीड़ में से निकलकर उस जगह पर पहुंचा जहां कल वो मटका टूटकर गिरा था, तो वहां पर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। रास्ते के किनारे चारों तरफ खून फैला हुआ था और उसी टूटे हुए मटके के पास मनोज की लाश पड़ी थी। उसकी लाश इतनी विभत्स हालत में थी कि उसको एक नज़र देख पाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मनोज का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था और उसके मांस के लोथड़े रास्ते पर चारों तरफ बिखरे पड़े थे। ये घटना की सूचना मिलते ही वहां पर पुलिस भी आ गई और मनोज की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और फिर पुलिस इंचार्ज ने मुझसे कुछ सवाल जवाब किए और फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। पुलिस ने मुझे इन्वेस्टिगेशन के दौरान देश और शहर से बाहर जाने पर रोक लगा दी। दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि मनोज की मौत के पीछे कौन था। खैर, मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो लगता है कि मनोज की मौत उसी मटके यानी कि तंत्र मंत्र टोटके पर लात मारने की वजह से हुई है। आज भी मनोज की मौत एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मनोज की मौत के पीछे कौन हो सकता है?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त मनोज के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अर्णव है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात महज 1 साल पहले की है। मैं रात 6:30 बजे पटना रेलवे स्टेशन से अपने घर जा रहा था। मेरा घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से मेरे घर की दूरी यही कोई 2-3 किलोमीटर की होगी। इसीलिए मैं पैदल ही घर के लिए निकला था। रास्ते पर जाते हुए जब मैं हाईवे से मेरे घर जाने वाले कच्चे रास्ते पर उतरा तो मैंने देखा उस रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी जमीन पर उकड़ू बैठा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर मैं उसके पास रुक गया। दरअसल मैंने सोचा कि शायद वो बूढ़ा आदमी मेरा कोई पड़ोसी हुआ तो उसे भी अपने साथ ले चलूंगा, तो बातें करते हुए आगे का रास्ता भी आराम से कट जाएगा। तो मैंने उस बूढ़े आदमी को आवाज दी। दरअसल उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका रखा था। खैर, मेरे उसे आवाज देने पर वो उठा और फिर जब मैंने अपने फ़ोन के फ्लैश पर उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा। दरअसल वो आदमी था तो मेरा पड़ोस का ही, मगर उसने 2 महीने पहले ही फांसी खा ली थी। तो अचानक उस मरे हुए आदमी के प्रेत को सामने देखकर मेरी जान हलक में अटक गई थी। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि तभी वो प्रेत मुझसे बोला कि एक बीड़ी दे दे मुझे। खुशकिस्मती से मैं बीड़ी पीता था, तो मैंने अपनी जेब से एक बीड़ी निकाली और बीड़ी जलाकर डर से कपकपाते हुए उस प्रेत की तरफ बढ़ा दी। बीड़ी पीते हुए उस प्रेत ने मुझसे कहा कि चल गांव चलते हैं। सच बताऊं तो उस वक्त डर के मारे मैं रोने बिलखने लगा था, मगर मरता क्या ना करता। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और हिम्मत जुटाते हुए उस प्रेत के पीछे पीछे मेरे गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैं अब गांव से कुछ ही कदम की दूरी पर था कि तभी एकाएक वो प्रेत रास्ते के किनारे मौजूद एक बड़े पुराने और विकराल पीपल के पेड़ की ओर गया और मेरे देखते ही देखते वो प्रेत उसी पीपल के पेड़ में समा गया। वो देखकर मेरी जान में जान आई और मैं चीखता चिल्लाता हुआ अपने गांव की तरफ भागा और तब तक भागता रहा जब तक कि मैं मेरे गांव के लोगों के बीच नहीं पहुंच गया। और फिर जब गांव के लोगों ने मेरी ऐसी हालत देखी तो गांव वालों के पूछने पर मैंने जोरों से हाँफते हुए गांव वालों को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर गांव वाले भी सकते में आ गए और फिर गांव वाले मुझे बगल के गांव के एक पहुंचे हुए भगत के पास ले गए। और फिर जब मैंने भगत को पूरी बात बताई तो भगत ने मेरे सर पर हाथ रखा और फिर कुछ देर शांत रहने के बाद भगत ने कहा कि तेरे ऊपर तेरे पुरखों का आशीर्वाद है और आज तेरे पुरखों की रूह ने ही तुझे उस प्रेत से बचाया है, वरना वो प्रेत तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। उस भगत की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खैर, फिर गांव वालों के साथ मिलकर भगत उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और फिर उस भगत ने उस पीपल के पेड़ पर कुछ तेल चढ़ाकर वहीं पर कुछ शराब की बोतलें रखी और फिर हम सब वापस गांव लौट आए।
दोस्तों, आज इस घटना को हुए 1 साल बीत चुका है, लेकिन फिर कभी दोबारा मेरा सामना उस खौफनाक प्रेत से नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम आंसू है। ये मेरे और मेरे चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से तकरीबन 8-10 साल पहले की है। वो मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था, जब मैं मेरे चाचा के साथ खेत में काम करके वापस घर लौट रहा था। उस वक्त रात के तकरीबन 8:30 बज रहे थे। मैं और चाचा घर के बेहद करीब था। यूं कह लो कि घर पहुंचने ही वाले थे कि तभी अचानक मेरे चाचा की तबीयत बिगड़ गई और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। चाचा के अचानक बेहोश हो जाने से मैं बहुत घबराया हुआ था। खैर, फिर गांव वालों की मदद से हम चाचा को घर पर लेकर आए। चाचा की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। घर पर भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चाचा को क्या हुआ है। फिर किसी गांव वाले के कहने पर हमने गांव के भगत को हमारे घर पर बुलाया। जब भगत हमारे घर पर आया तो उसने चाचा को देखते ही कह दिया कि इनके ऊपर चौकड़ी वाले पीपल के प्रेत का साया है। दरअसल चौकड़ी वाला पीपल हमारे खेत आने वाले रास्ते के बीच में ही पड़ता है। भगत की बात सुनकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि माजरा क्या है। दरअसल खेत से घर आते वक्त जब हम चौकड़ी वाले पीपल के पास से गुजर रहे थे, तभी चाचा ने मुझसे कहा कि तू चल, मैं पेशाब करके आता हूं। मैंने ये पूरी बात जब भगत को बताई तो भगत ने कहा कि इन्होंने गलती से उसी चौकड़ी वाले पीपल के नीचे पेशाब कर दिया है, तभी उस पेड़ पर सालों से रहने वाला प्रेत इनके पीछे लग गया है। भगत की बातें सुनकर हम सब भी सकते में आ गए और तभी अगले ही पल चारपाई पर बेहोश पड़े मेरे चाचा की नाक से खून बाहर आ गया और साथ ही उनकी जीभ उनके मुंह से बाहर निकल आई। और इससे पहले कि हम और भगत कुछ कर पाते कि तभी चाचा की तड़प कर मौत हो गई। चाचा के मरते ही घर में मातम पसर गया और चाची रोते बिलखते हुए चाचा के सीने से लिपट गई। दोस्तों, आज भी इस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दुनिया में हमारी छोटी सी गलती भी हमें किन बड़ी से बड़ी मुसीबतों में डाल देगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आज की कहानियाँ आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि कहानियाँ आपको बहुत पसंद आए होंगे। साथ ही अगर आप ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा डरावनी लगी। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।